Hi everyone, how's everyone doing today? I hope everyone is doing fine. वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज़ यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपने वर्ड्स बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। सारे सब्जेक्ट और टॉपिक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक को याद करोगे तो फार्माकोलॉजी का आपको एडीएमई याद आएगा। और लास्ट जितनी हमने वीडियोस देखी हैं, कवर की हैं, उसमें पूरी सीरीज़ में ही काइनेटिक के बारे में है, फार्माकोकाइनेटिक, वहाँ पे एडीएमई का डिस्कशन ज़रूर हुआ है। ठीक है, राइट। अब जो नेक्स्ट है, नॉर्मली जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है, काइनेटिक है, वो फॉलो करता है आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करता है। बट कभी कभी, बट इफ़ एंड बट हर जगह है। इफ़ बट में क्या है कि कभी कभी जो हमारा काइनेटिक्स है, या एक तरीके से आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो डोजिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका थोड़ा सा पाथवे डिविएट कर जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, आप ऐसे समझिए। जब डिविएशन होता है उस पाथवे का, उसको हम नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में रख सकते हैं। और वो क्यों होता है? वो आपका डोज डिपेंडेंट भी हो जाता है, उसकी वजह से भी है, साथ ही साथ एक सैचुरेशन पॉइंट की वजह से भी होता है, जहां आपको नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिलेगा। तो चलो, ये थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन था, कुछ इस तरीके का ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू, सबको पता है ये तो कहाँ जाने वाले हैं। अब नोट्स पे चलते हैं। नोट्स से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। वहाँ से थोड़ा ब्रीफ आइडिया लग जाता है कि चलो कुछ छूटा तो नहीं है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ कवर कर लिया। अब जैसे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में वो ड्रग कैसे एडीएमई पूरे प्रोसेस के थ्रू गई है, फिर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आपका लीनियर काइनेटिक को फॉलो करता है, क्योंकि जो ड्रग का लेवल है वो प्रोपोर्शनल रहता है एडमिनिस्टर्ड डोज से। बट कुछ केसेस में ड्रग काइनेटिक्स आपके पैटर्न से डिविएट हो जाती है, वो आपका नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बनाती है। अब आपका डोज डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, सैचुरेशन काइनेटिक भी इसको बोल सकते हो। अब आपका जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है, वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ड्रग डोज है वो चेंज हो जाती है, बट वो ड्रग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है। जो ड्रग चेंज है, ड्रग चेंज का जो रिजल्ट आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा? चेंज इन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के, उन दोनों के प्रोपोर्शनल वो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे राइज भी होता है थोड़ा सा कि सैचुरेशन हुआ है किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का, तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जैसे ड्रग एलिमिनेशन हुआ है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को नहीं फॉलो करता। फिर प्लाज्मा, मतलब चीज़ें एक सोचो, जो नॉर्मल चीज़ें होने वाली थी वो होंगी ही नहीं, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं कर रहा उन चीज़ों को। फिर आपका जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है प्रोपोर्शनली डोज के नहीं, डिसप्रोपोर्शनेटली डोज के हिसाब से। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं डोज के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पे एंजाइम सैचुरेशन, एक्टिव सैचुरेशन और जो प्लाज्मा बाइंडिंग सैचुरेशन है उससे लिंक किया गया है। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिल सकता है। अब उसमें आपके सैचुरेशन हो जाता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, देन आप उसको देखने को आपको क्या मिलेगा? नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिलता है कि जो ड्रग का एडीएमई है वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट है सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म, जो आपका एंजाइम है वो सैचुरेट हो गया है हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पे। अब जब सैचुरेशन हो जाएगा तो एलिमिनेशन शिफ्ट हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑर्डर से, जो प्रोपोर्शनल था जीरो ऑर्डर के, तो वो नहीं होगा। जैसे आपकी फेनेटोइन है, एथेनॉल है, थियोफाइलिन है, तो ये किस में आ जाएंगे? आपकी सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म में। फिर सैचुरेबल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, एक कैपेसिटी पे रीच करते हैं जो हाई डोज है। हाई डोज पे क्या होता है, वो एक कैपेसिटी पे पहुंच जाते हैं, तभी उसका फार्माकोकाइनेटिक थोड़ा सा डिविएट करता है। देन वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी लिमिट में पहुँच जाएगा, एक्सक्रीशन भी लिमिट में पहुँच जाता है। सैचुरेबल प्लाज्मा प्रोटीन है, जब ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट भी सैचुरेट हो जाती है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन काइनेटिक।
चलो, अगर आपको कभी याद ना रहे एग्जाम में नॉन लीनियर के बारे में, तो बस थोड़ा सा सैचुरेशन इधर उधर मिक्स कर देना, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फ्री ड्रग लेवल इंक्रीज कर देते हैं। हाई डोज जैसे सैलिसाइलेट्स हैं वो एग्जिबिट करता है एक सैचुरेबल एल्ब्यूमिन बाइंडिंग। फिर आपका एंजाइम इंडक्शन इनिबिशन आता है, तो यहाँ पे इंडक्शन में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इनिबिशन में कम हो जाता है। उसकी वजह से प्लाज्मा ड्रग लेवल टाइम के हिसाब से कम होगा, यहाँ ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इनिबिशन में। तो ये डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे। टाइम डिपेंडेंट नॉन लीनियरिटी है। फिर आपका फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है जो चेंज होता है ऑर्गन ब्लड फ्लो के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपका लिवर किडनी है, फिजियोलॉजिकल शिफ्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि डोजिंग में डिफरेंस है। हाई डोज हो जाएगा तो वो फिजियोलॉजिकल शिफ्ट होगा, पीएच में चेंज देखने को मिल सकता है, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगा। देन आपकी इक्वेशन आती, इक्वेशन हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब इसमें ये डिस्क्राइब होता है जो आपकी काइनेटिक है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन की, उसके बेसिस पर है। फर्स्ट ये प्रपोज किया गया था लेनोर माइकलिस एंड मॉड मेंटन ने 1913 में। उन्होंने ये बताया था जो रिएक्शन रेट है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उनके बीच के रिलेशनशिप के थ्रू ही उन्होंने ये जो रिएक्शन थी वो डिज़ाइन की थी। ये हमारा रिएक्शन रेट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का, ये हमारा मैक्सिमम रिएक्शन रेट है जब एंजाइम फुल्ली सैचुरेशन में पहुंच जाता है सबस्ट्रेट के साथ। देन आपका इसमें ये माइकलिस मेंटन का कांस्टेंट है, माइकलिस कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, और ये आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है। ये इक्वेशन दी गई थी हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन में। अब इसमें क्या है, जो इक्वेशन है उसमें एज्यूम किया गया था एक स्टडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन आती है, मतलब एक स्टेट ऐसी आ जाती है जहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। एक कंडीशन स्टेट मतलब बिल्कुल थम जाएगी, लाइक लगातार चलती रहेगी। वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू है, बट ये यूज़फुल भी होता है आपके एंजाइम काइनेटिक को पता करने के लिए, जैसे एफिनिटी या कैटालिटिकल एफिशिएंसी है उस पर। एग्जाम्पल ड्रग के हमने देख लिए थे, फेनेंटोइन है, थियोफाइलिन है, आपका एथेनॉल है। फिर कुछ पैरामीटर्स हैं, एस्टिमेशन मेथड्स हैं, जैसे आपका माइकलिस मेंटन पैरामीटर है, तो उसमें फर्स्ट लाइन वीवर बर्ग प्लॉट आता है जिसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। 1/v की मैक्स के एम वी मैक्स डॉट 1/, ये सैचुरेशन है, ये मैक्सिमम आपका। ऑलमोस्ट आप एक बार माइकलिस मेंटन को याद रखोगे तो वो आपको आगे जो जितने ये प्लॉट्स हैं समझने के लिए पैरामीटर्स, वो नहीं, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, उसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ये सारे प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स किसके बेसिस पर हैं ये बने हुए, आपके जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी चेंज आएगा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग के, लीनियरिटी, आपके जितने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पर ये सारे प्लॉट्स डिज़ाइन किए गए थे। बट दिए किसने थे, ये इक्वेशन जो थी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, उसी के बेसिस पर आगे बढ़ के उन्होंने उसको डिज़ाइन किया गया है। इस यूनिट में बस इतना ही है, उससे ज़्यादा हमें कहीं मूव नहीं करना, इतना ही पढ़ना था इसमें। तो इस यूनिट को आप छोड़ भी सकते हो, रट भी सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये इतना लाइक इसके सारे प्लॉट्स आपके इक्वेशन पे हैं। क्या क्या इक्वेशंस में आया, उनको कैसे अरेंज किया गया, उसी के बेसिस पर इन्होंने डिज़ाइन किया था। सब कुछ माइकलिस मेंटन, जो माइकलिस मेंटन है उनकी इक्वेशन को याद रखो, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।